नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शलभ तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल एजुकेशन बाय एडवोकेट शलभ तिवारी पर। दोस्तों, आज हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। इस लेक्चर में हम इस अधिनियम के नाम, विस्तार, आरंभ तथा मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बाद में हम वन्य पशुओं के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो प्रावधान किए गए हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। और लगभग हम ये पूरा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो धैर्य रखिएगा। और ये लेक्चर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें पहली चीज़ जो है, इस अधिनियम का नाम क्या होगा, तो यह अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहलाएगा। विस्तार, पूर्व में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में था, परंतु धारा 70 के हटने के बाद इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में हो गया। अधिनियम का आरंभ, इस अधिनियम का प्रारंभ राज्य या संघ क्षेत्र में उस तिथि से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए या भिन्न भिन्न राज्यों या केंद्र शासित राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तिथियां निश्चित की जा सकती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि यह संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू होता है और इसे लागू करने की कोई एक तारीख नहीं। जैसे यह अधिनियम उत्तर प्रदेश और गुजरात में 1 फरवरी 1973 से, मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1973 से, राजस्थान में 1 सितंबर 1973 से, हरियाणा में 12 मार्च 1973 से और दिल्ली में 1 जून 1973 से लागू किया गया। तो अभी तक हमने जाना है कि इसका नाम क्या है, विस्तार क्या है, विस्तार क्षेत्र क्या है और इस अधिनियम का आरंभ कब हुआ। आइए अब हम जानते हैं इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य के बारे में कि इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य भोजन की पूर्ति के लिए जीव जंतुओं को मारकर खाता रहा है और अपने पेट की क्षुधा शांत करता रहा है। इसके अलावा पशुओं की खाल, सींग, दांत बेचकर लाभ कमाता रहा है और औषधियाँ प्राप्त करने तथा जीव जंतुओं को वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए भी मारा जाता है। पशुओं के इस तरह शिकार करने और मारे जाने से पशुओं की संख्या में हजारों की कमी आई है। परिणाम स्वरूप संतुलन तथा खाद्य श्रृंखला प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। अतः जीव जंतुओं और पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक पृथक अधिनियम बनाने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। इस अधिनियम के आरंभ में कहा गया है कि यह अधिनियम वन जीव जंतुओं, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के संरक्षण तथा इससे संबंधित सभी मामलों के लिए प्रावधान करता है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्राधिकारियों की नियुक्ति, वन्य जंतुओं के शिकार, विशिष्ट प्रकार के पौधों के संरक्षण, राष्ट्रीय पार्क, उद्यान, चिड़ियाघर, वन्य जीवों के व्यापार आदि को विस्तार से शामिल किया गया है। इस प्रकार इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य वन जीव जंतु, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को संरक्षण प्रदान करना है। तो इसके उद्देश्य को देखते हुए हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य जीव जंतुओं, यानी कि जो जीव जंतु हैं और पशु पक्षी हैं, उनको साथ ही साथ पेड़ पौधे वनस्पतियों को भी संरक्षण प्रदान करने के लिए इसको लागू किया गया। अब हम जानेंगे कि वन पशुओं के शिकार के संबंध में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और शिकार के लाइसेंस एवं अनुमति कब प्रदान की जाती है।
वैसे तो शिकार पूर्णतया प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर शिकार के लिए लाइसेंस दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो वन पशुओं के शिकार के बारे में यह अधिनियम क्या कहता है? वन्य पशुओं के शिकार या आखेट के संबंध में एवं इसके लिए लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 में प्रावधान किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। कौन सी धारा है वो? धारा 9 है। और जो प्रावधान किए गए हैं वो क्या हैं? नंबर 1, धारा 11 एवं 12 के सिवाय अनुसूची 1, 2, 3, 4 में उल्लिखित किए गए वन पशुओं का शिकार कोई नहीं करेगा। अब इस अनुसूची में जो भी पशु हैं उनका शिकार पूर्णतया बैन है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब इसमें जो पशु आते हैं उनकी सूची में बाघ और हाथी और गेंडे, इसी तरह के जीव आते हैं। धारा 5 के अंतर्गत विनिश्चित शर्तों के अनुसार एवं उनके अध्याधीन रहने के सिवाय कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1, 2, 3, 4 में उल्लिखित किए गए किसी वन्य पशु का शिकार नहीं करेगा। नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 2 में वर्णित किए गए लाइसेंस को प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे ऐसे प्रारूप में व फीस के साथ जो कि निर्धारित किया जाए एक आवेदन पत्र मुख्य वन जीव अभिरक्षक या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उपधारा 3 क्या कहती है? उपधारा 3 के अधीन दिया जाने वाला आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रकार से सभी लाइसेंसों अथवा किसी एक लाइसेंस को प्राप्त करने हेतु दिया जा सकता है। लाइसेंसों की श्रेणी जो है वो है, पहली है विशेष आखेट लाइसेंस, दूसरी है बड़ा आखेट लाइसेंस, तीसरी है छोटा आखेट लाइसेंस और चौथी है वन्य पशु ट्रैपिंग लाइसेंस। परंतु ऐसे किसी लाइसेंस में किसी ऐसे पशु की शिकार या ट्रैपिंग द्वारा पकड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है जिसे कि लाइसेंस में विनिर्दिष्ट नहीं किया जाए। नंबर 5, उपधारा 3 क्या कहती है? उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुख्य वन जीव अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी महोदय आवेदक के लाइसेंस प्राप्त करने की योग्यता या अन्यथा के संबंध में ऐसी जांच करने के बाद, जैसे कि वह उचित समझें, लाइसेंस प्रदान करने या अस्वीकार करने के अपने कारण को अभिलिखित करने के पश्चात ऐसा लाइसेंस प्रदान कर सकता है या यथास्थित अस्वीकार कर सकता है। एवं जब किसी लाइसेंस को प्रदान किया जाना अस्वीकार किया जाता है तो आवेदक को वह शुल्क वापस कर दिया जाएगा जो कि उसने इस हेतु पूर्व में ही जमा कर दिया था। अर्थात ये जो ये धनराशि होती है ये रिफंडेबल होती है, ये वापस कर दी जाती है और ये तभी रखी जाती है जब कोई शिकार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अब आते हैं हम नंबर 6 पे। इस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया लाइसेंस या अनुज्ञप्ति। देखिए, लाइसेंस या अनुज्ञप्ति एक ही चीज़ है। लाइसेंस को हिंदी में अनुज्ञप्ति बोलते हैं। इसमें पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ऐसे प्रारूप में होगा, ये लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लाइसेंस जो होगा वो ऐसे प्रारूप में होगा जैसा कि निर्धारित किया जाए, यानी कि जैसा भी फॉर्मेट केंद्रीय सरकार या वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसी पर ये प्रारूप वैसा ही होना चाहिए। नंबर 2, ऐसी अवधि के लिए वैध होगा जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, यानी कि उस लाइसेंस की या अनुज्ञप्ति की एक वैलिडिटी होगी जैसा कि सारे लाइसेंसेस की होती है। नंबर 3 है, ऐसी शर्तों एवं प्रतिबंधों के अध्याधीन होगी जैसे कि निर्धारित की जाए। और नंबर 4 है यहाँ पे हस्तांतरणीय नहीं होगा, यानी कि आखेट करने का कोई भी लाइसेंस जो होगा वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा, हस्तांतरणीय नहीं होगा। वो लाइसेंस जिसके नाम पे है उसका इस्तेमाल वही करेगा और किसी और को वो लाइसेंस अपना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ज़्यादातर चीज़ों में ज़्यादातर लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे बंदूक का लाइसेंस हो गया, ये इस तरह से ट्रांसफरेबल नहीं होता है कि हम किसी को दे दें। उसकी भी प्रक्रिया है, खैर वो हम आर्म्स एक्ट में बात करेंगे। मैंने एक उदाहरण दिया। अब शिकार की अनुमति के बारे में बात कर लेते हैं हम।
कि देखिए, हमने जाना कि धारा 11 एवं 12 के सिवाय अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5 में जो भी पशु उल्लिखित हैं उनका शिकार प्रतिबंधित है। लेकिन शिकार की अनुमति भी कुछ परिस्थितियों में दी जाती है। वो परिस्थितियां क्या हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। कुछ मामलों में वन्य पशुओं का शिकार करने की अनुमति देने संबंधी प्रावधान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 में किए गए हैं, जबकि धारा 12 के अंतर्गत विशेष प्रयोजनों हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। इसका मतलब कुछ मामले में तो धारा 11 में आखेट की अनुमति दी जाती है तथा कुछ कुछ विशेष प्रयोजनों हेतु धारा 12 के अंतर्गत जो है अनुमति दी जाती है। अब इसमें देखते हैं कि धारा 12 के बारे में क्या कहते हैं। अब तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के कुछ भी अंतर्विष्ट होते हुए परंतु अध्याय 4 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, एक, यदि मुख्य वन जीव अभिरक्षक को यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची 1 में उल्लिखित कोई वन पशु मानव जीवन के लिए संकटमय हो चुका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी पशु जब मानव जीवन के लिए संकटमय हो चुका है या वह इतना आसक्त या रोगग्रस्त हो गया है कि वह पुनः स्वस्थ होने के अयोग्य है, तो वह अपने इस प्रकार संतुष्ट होने के कारणों को अभिलिखित करते हुए लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उस उक्त पशु की शिकार करने की अनुमति दे सकता है अथवा ऐसे पशु का शिकार करा सकता है। नंबर 2 है, यदि मुख्य वन जीव अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट कोई वन पशु मानव जीवन या संपत्ति, खड़ी फसल या किसी भूमि सहित के लिए संकटमय हो चुका है या वह इतना आसक्त या रोगग्रस्त हो गया है कि वह पुनः स्वस्थ होने के अयोग्य है, तो वह अपने इस प्रकार संतुष्ट होने के कारणों को अभिलिखित करते हुए लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उस वन्य पशु को शिकार करने की अनुमति प्रदान कर सकता है या उक्त पशु का शिकार करा सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 3 ही पॉइंट्स हैं, 3 परिस्थितियाँ हैं जिनके अंतर्गत आखेट करने की अनुमति दी जाती है। शॉर्ट में समझें अगर तो, या तो वो पशु मानव जीवन के लिए संकटमय हो गया हो, या तो वो इतना आसक्त या रोगग्रस्त हो गया हो कि वह पुनः स्वस्थ नहीं हो सकता, और या फिर वो मानव जीवन और तथा मानव संपत्ति जिनमें खड़ी फसल आती है या कोई भूमि आती है उसके लिए खतरा बन गया हो, तभी उक्त पशु का शिकार कराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब एक पॉइंट और आता है, स्वयं की रक्षा के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा के लिए किसी वन पशु को सद्भावना से मारना ना या घायल करना अपराध नहीं होगा। देखिए, सेल्फ डिफेंस में जो है, सेल्फ डिफेंस में आईपीसी में भी है कि सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी पे हमला करते हैं या किसी की मृत्यु कारित करते हैं तो आपके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार इस अधिनियम में भी जो भी अपनी रक्षा के लिए या किसी और की रक्षा के लिए सद्भावना से किसी वन्य पशु को मारता है या घायल करता है तो उस पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होगा। परंतु यह उपधारा किसी ऐसे व्यक्ति को दोष मुक्त नहीं करेगी जो कि उपरोक्त बचाव की आवश्यकता होने पर इस अधिनियम के किसी प्रावधान या किसी नियम या उसके अंतर्गत पारित किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कोई कार्य करे। यानी कि अगर जो भी इस उपधारा में प्रावधान है इसका अगर उल्लंघन होता है और कोई शिकार किया जाता है तो वो व्यक्ति दोष सिद्ध पाया जाएगा। व्यक्ति के बचाव में मारा गया, घायल किया गया वन पशु सरकार की संपत्ति होगा। एक बात बता दूं, जंगल में कोई भी वन पशु मरता है, चाहे उसकी स्वाभाविक मौत हो या फिर कोई शिकार किया गया हो या फिर कोई पेड़ कट के गिर गया हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जंगल की संपत्ति है,
वो सरकार की संपत्ति ही मानी जाएगी और मानी जाती है। अब कुछ है जो विशेष प्रयोजन हेतु अनुमति दी जाती है कुछ प्रयोजनों में, वो क्या है इनके बारे में आइए देख लेते हैं। वो है शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंधन। इनके लिए स्पष्टीकरण ये है कि किसी वन प्राणी का वैकल्पिक आवास स्थान के लिए स्थानांतरण अथवा वन प्राणी की जनसंख्या का प्रबंधन बिना उसे मारे या जहर दिए या किसी वन्य प्राणी को नष्ट किए बिना नमूनों को संग्रहित करना। धारा अंक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के लिए, 2 संग्रहालयों एवं इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के लिए जीवन रक्षक औषधियों को बनाने के लिए सांप से जहर निकालना एवं उसे तैयार करना। तो इसमें भी जो विशेष प्रयोजन है, इसमें भी शिकार करने की तो अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन इत्यादि के लिए जानवरों के शरीर के अवशेषों की या कुछ चीज़ों की आवश्यकता है तो वो ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी पहले हमें केंद्र सरकार से और वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। तत्पश्चात ही हम कोई नमूना ले सकते हैं या कोई शोध कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, ये थे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मुख्य अंश। अब मैं पर्यावरणीय विधि में आगे कुछ टॉपिक और लाऊंगा और उसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताएं या मुझे ईमेल करके बताएं। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।